प्रियंका जिंदाबाद। बैठ जा। एक बार इस देश की सबसे बड़ी दुनिया की ताकत, एक आवाज जो दुनिया के गरीबों के लिए वो आवाज है। इतना जोर से कोसी की धरती से ताली स्वागत करिए कि दिल्ली के नरेंद्र मोदी का कान फट जाए कि एक अब जोर से प्रियंका गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इस देश की आवाज जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इस देश की उम्मीद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गरीबों की आवाज जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अब आपके बीच एक इतनी बड़ी ताकत, अब हमारे बीच हमारे आदरणीय सासाराम के सांसद मनोज राम जी से आग्रह करेंगे जो 1 मिनट का समय। स्वागत करवा देते हैं। युवा कांग्रेस के साथियों से आग्रह है कि माले के साथ स्वागत करें युवा कांग्रेस के साथियों। धन्यवाद। अब मधुबनी पेंटिंग है, हम चाहेंगे मधुबनी पेंटिंग यहाँ के अध्यक्ष अशोक बाबू, हम लोग के नेता और सीपीआई के सबसे बड़े लीडर ओम प्रकाश बाबू। सरिता जी बगल में जाइए, सरिता जी आप बगल में जाइए, आप बगल में रहिए सरिता जी। रंजन यादव जी, दीपक झा जी, अब्दुल सलाम भाई, आप लोग बड़ी तादाद में आए हैं, इसलिए एक बार कोसी की जनता जिंदाबाद, छात्र युवा जिंदाबाद। मैं अपनी बहन की तरफ से आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपको दिल से मैं पैर छू के प्रणाम करता हूं। अब मैं अपने उस बहन को बुलाना चाहूंगी जो इस देश के महिलाओं की ही नहीं, हर न्याय पाने वाले हर वर्ग की, समाज के हर तबके की, समाज के हर इंसानियत की और इस देश के संविधान और लोकतंत्र बचाने वाले हर उस विचार की जो लड़ाई लड़ती है, जो ना कभी डरती, ना कभी थकती, ना कभी झुकती, जिनका नाम सिर्फ प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि हमारी बहन आए और मिथिला मैथिली के इस पावन धरती पर, जहां मिंदन मिश्र की धरती दुनिया के शास्त्रार्थ में जाने गए, विद्यापति कवि और राष्ट्र कवि दिनकर, ना जाने कितने संघर्ष पुरुषों की कथा, ना जाने कितने साहित्य की कथा, भोला पासवान शास्त्री मुख्यमंत्री, ललित बाबू जिन्हें कांग्रेस में दुनिया का सबसे ज्यादा सम्मान दिया, उस धरती पर मैं आपका स्वागत करते हुए आपको बुलाना चाहूंगा। आप आए और अपने जनता का आशीर्वाद लें और कोसी को आप कुछ दे के जाएं। आदरणीय प्रियंका गांधी जी। प्रियंका दीदी जिंदाबाद, प्रियंका दीदी जिंदाबाद, प्रियंका दीदी जिंदाबाद। जोर से बोलिए एक बार, प्रियंका दीदी जिंदाबाद,
प्रियंका दीदी जिंदाबाद। बहनों और भाइयों, कैसे हो? 1 घंटा देर हो गया, इसलिए मैं आपको बहुत आपसे मैं क्षमा मांगती हूं। आपको इंतजार कराया और मैं आपको धन्यवाद देती हूं कि आपने मेरा इंतजार किया। श्री मनोज राम जी, श्री पप्पू यादव जी, श्री ओम प्रकाश नारायण जी, श्री रविंदर यादव जी, श्री अशोक सिंह जी, श्रीमती सरिता पासवान जी और मंच पर आसीन सभी नेतागण, महागठबंधन के, कांग्रेस पार्टी के, और आप सब जो यहाँ छतों पे खड़े हैं, जो मेरे सामने खड़े हैं, वहां पे जो दीवार पे बैठे हैं, आप सबका इस सभा में बहुत बहुत स्वागत। देखिए, ये देवी उग्र तारा, मां रक्तकाली, मां कात्यायनी और माता सीता की धरती है। इस धरती को मेरा प्रणाम। ये आध्यात्मिक धरती है। राजा जनक जी की, आदि शंकराचार्य जी की, मंडन मिश्रा और भारती मिश्रा जी की। इस धरती का इतिहास एक ऐसा इतिहास है जिस पर आप सबको गर्व होना चाहिए। आपको सबसे पहले ये समझना चाहिए कि बिहार प्रदेश का और बिहार के वासियों का इस देश के निर्माण में क्या महत्व है। आपने ही इस देश को महात्मा गांधी का संघर्ष दिया। यहीं से उन्होंने अपना स्वतंत्रता संग्राम शुरू किया, जिसकी वजह से आज हम सब यहाँ खड़े हैं। आज आपके भविष्य सामने हैं। आज आपके जितने भी निर्माण के कार्य होते हैं, क्योंकि हम स्वतंत्र हैं, क्योंकि ये देश आज़ाद है, क्योंकि हमारा एक संविधान बना, जिसके लिए महात्मा गांधी ने जो संघर्ष था वो यहाँ से शुरू किया। आप ही ने इस दुनिया को गौतम बुद्ध जी दिए, जिसका नमन पूरा विश्व करता है, जिन्होंने एक रास्ता दिखाया शांति का, अहिंसा का। वैसे ही गांधी जी ने एक रास्ता दिखाया जो इस देश की राजनीति में गढ़ा हुआ है, जिसने इस देश की राजनीति की नींव डाली। जो हमारा संविधान है वो इसलिए पैदा हुआ, इसलिए बनाया गया ताकि इस देश का एक एक नागरिक समानता की दृष्टि से देखा जाए, ताकि चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे बड़ा अधिकारी हो, चाहे गांव में एक महिला हो, चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, उसे एक वोट मिलता और उसे एक वोट से इस देश की सरकारें बनती हैं और बिगड़ती हैं। तो हमारे संविधान ने जो आपको सबसे बड़ी शक्ति दी वो आपकी वोट की शक्ति है, और उसी शक्ति को आप इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो इस देश में अपनी जगह को पहचानो, अपनी धरती को पहचानो और अपने आप में आत्मविश्वास रखो, गर्व रखो कि आप बिहार के वासी हो, बिहार के नागरिक हो। देखिए, जो भाजपा की सरकार है और जो एनडीए की सरकार यहां बिहार में चल रही है, वो आज आपके वोट को खतरे में डाल रही है। वही जो मूल अधिकार है आपका, जिससे ये देश बनता है, जिससे सरकारें बनती बिगड़ती हैं, उसको खत्म करने की साजिश करते हैं। आपने वोट चोरी के बारे में सुना है? सुना है कि नहीं? सुना है ना? 65 लाख नाम काटे हैं बिहार में से। इसका मतलब है कि 65 लाख लोगों के अधिकार रद्द कर दिए हैं। कौन से अधिकार? और आपके जीवन में क्या क्या फर्क पड़ता है इसके होने से?
सिर्फ ये फर्क नहीं है कि वोट के दिन आप जाकर अपना वोट नहीं डाल सकते, ये फर्क नहीं है। सबसे बड़ा फर्क ये है कि जितने भी आपके अधिकार हैं वो आपकी नागरिकता से और आपके वोट से जुड़े हुए हैं। जितनी सरकारी स्कीमें हैं, सरकार से जो जो मिलता है, चाहे पेंशन हो, चाहे मनरेगा में आप काम कर सकते हैं या नहीं, सब इन चीजों से जुड़ा हुआ है। तो जिस दिन आपका वोट कट जाता है, उसका मतलब है कि आपकी नागरिकता रद्द कर की जा रही है। उसका मतलब है कि जितनी भी सरकारी स्कीमें हैं, सब कुछ ये बाद में आपसे कट जाएंगी। तो ये एक बहुत बड़ी साजिश है और आपको इसको समझना पड़ेगा। तो जब आप राजनीतिक दलों, पार्टियों की राजनीति समझते हैं, उनकी विचारधारा को देखते हैं, उनके नेताओं को देखते हैं, तो क्या देखना चाहिए, क्या पूछना चाहिए? आपको हमेशा ये समझना चाहिए कि जो नेता आपके भविष्य के बारे में, आपके वर्तमान के बारे में बात कर रहा है, वो नेता सही है। जो नेता, जो राजनीतिक दल जिसकी विचारधारा आपके संघर्ष को समझ रही है, वही विचारधारा ठीक है। आज आपकी परिस्थिति क्या है, मुझसे अच्छी तरह आप जानते हैं। आज बिहार में 20 सालों से एक ही सरकार चल रही है और ये सरकार जैसे जैसे साल बीतते गए, वैसे वैसे बिहार से चली ही नहीं। आज बिहार की सरकार नीतीश जी नहीं चला रहे हैं, उनको चलाने दे ही नहीं रहे हैं। आज यहाँ की सरकार केंद्र से चलती है। जो बड़े बड़े निर्णय होने हैं वो केंद्र में होते हैं। प्रधानमंत्री जी करते हैं, गृह मंत्री जी करते हैं। आज बिहार में बिहार के अपने मुख्यमंत्री का भी सम्मान नहीं है। आप सब सम्मान देते हो, लेकिन केंद्र सम्मान नहीं देता। और जब हर चीज केंद्र से चलेगी तो आपकी सुनवाई कहां होगी? जब आपकी सीएम की सुनवाई नहीं हो रही है, तब आपकी सुनवाई कहां हो रही है? दूसरी बात समझने वाली यह है कि भाजपा के सबसे बड़े बड़े नेता जो हैं, यहां आए भी थे मेरे ख्याल से, गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, क्या बात करते हैं? हमेशा अतीत की बातें करते हैं कि भाई ये इसलिए बिगड़ा हुआ है क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने बिगाड़ा होगा। आज तुम्हारी गांव में टूटी से पानी इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि इंदिरा जी ने कुछ किया होगा। तुम्हारी सड़क की मरम्मत नहीं हो रही है क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने उस समय कुछ गलत कर दिया होगा। हमेशा अतीत की बातें करते हैं और हमेशा कहीं ना कहीं से किसी ना किसी का अपमान निकाल लेते हैं ताकि आपका ध्यान भटक जाए। कर्नाटका में चुनाव था, वहां गए, कहने लग गए कि कर्नाटका के लोगों का अपमान किया है विपक्ष ने। बंगाल गए तो बंगाल का अपमान। यहां बिहार आते हैं तो कहते हैं कि पूरे विपक्षी दल के सारे नेता बिहार की जनता का अपमान कर रहे हैं। तो मैं सोच रही थी इनका भाषण सुनते हुए कि मैं एक सुझाव देना चाहती हूं प्रधानमंत्री जी को, क्योंकि उनका समय जो है बहुत महत्वपूर्ण है इस देश के लिए। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी का जो समय है वो काम करने में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए। रोजगार दिलवाने में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? बेरोजगार हो ना तुम, बेरोजगार हो ना, पढ़े लिखे भी होगे, पढ़े लिखे हो लेकिन बेरोजगार हो। तो प्रधानमंत्री जी का जो समय है वो रोजगार दिलवाने में, विकास लाने में, बड़े बड़े उद्योगों को लगवाने में लगना चाहिए। इसीलिए मेरा सुझाव ये है कि वो एक नया मंत्रालय बना दें और उसका नाम रखें अपमान मंत्रालय। क्यों? अच्छा सुझाव है पप्पू जी। एक अपमान मंत्रालय बना दें ताकि उनका समय व्यर्थ ना हो,
वो बड़ी बड़ी सूचियां निकाल देते हैं कि हमें इसने गाली दी, उसने गाली दी, इसने हमारा अपमान किया। तो खुद क्या बैठ के सूची बनाएंगे? अपमान मंत्रालय बना देगा। और जब आप अपनी नौकरी, अपने रोजगार के लिए धरना प्रदर्शन करोगे और उनको लगेगा कि देश का अपमान हो रहा है क्योंकि कोई सवाल उठा रहा है, तो अपमान मंत्रालय बुला ले आपको, है कि नहीं? और जब कोई अध्यापक या कोई महिला या कोई संविदा कर्मी अपने अधिकारों के लिए सवाल उठाए तो इनको लगता है कि देशद्रोही हो रही है, इनको लगता है कि देश का अपमान हो रहा है, तो अपमान मंत्रालय को बुला ले, अपमान मंत्रालय कार्रवाई करे, है कि नहीं? अपना समय क्यों व्यर्थ कर रहे हैं? और इस अपमान मंत्रालय में मेरा यह भी सुझाव है कि मेरे परिवार के बारे में जितनी इन्होंने गालियां दी और जितना उल्टा सीधा बोला उसका भी रिकॉर्ड रखा जाए। एक लाइब्रेरी पूरी बन जाएगी किताबों की, भर देंगे उनको। क्योंकि अफसोस की बात यह है कि इन फिजूल की बातों में आपका समय बर्बाद किया जा रहा है। इनके नेता मंच पे आते हैं, आपकी बात नहीं करते, ये नहीं बताते हैं कि आपको कितने रोजगार देंगे, ये नहीं बताते हैं कि बिहार में जो इतनी अच्छी शिक्षा की व्यवस्था थी, जो आईपीएस, आईएएस, आईएफएस के बड़े बड़े अधिकारी भेजती थी देश में, वो ठप क्यों हो गई? बताते नहीं है कि पेपर लीक क्यों हो रहा है आपका, कि जो ये नौजवान सारे यहाँ खड़े हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, सालों ये संघर्ष करते हैं, पेपर देते हैं भर्ती के लिए और पेपर लीक हो जाता है, रद्द हो जाता है, कोई घोटाला हो जाता है, कोई पैसे ले रहा है उसमें से। ये नहीं बताते कि क्यों हो रहा है और उसको रोकने के लिए क्या करने जा रहे हैं। जो ये बड़े बड़े भाजपा के नेता हैं वो आपको सामाजिक न्याय की बात नहीं करेंगे आपके सामने। वो ये नहीं कहेंगे कि आपका हिस्सा, आपका हक आपको मिलना चाहिए। जो बड़े बड़े भाजपा के नेता हैं वो आपको ये नहीं बताएंगे कि बिहार में इतना भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है, कितने घोटाले हो रहे हैं, कि जो पैसा आपकी स्कीमों के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए, आपके विकास के लिए दिया जा रहा है, वो पैसा कोई खा रहा है, वो पैसा आपके पास पहुंच नहीं रहा है। ये बातें नहीं कर रहे हैं। मेरी बहनें यहाँ खड़ी हुई हैं, आपके संघर्ष को कौन पहचान रहा है? कौन पहचान रहा है? खेती में काम करती हो, घर के बाहर अगर जाती हो काम करने के लिए, घर आके भी काम करती हो, सोती नहीं हो जब तक बच्चों ने खाना खा लिया है, जब तक परिवार के सब सदस्यों ने कुछ खा लिया है, कभी कभी खाली पेट सो जाती हो, सुबह सबसे पहले उठती हो, इस समाज का पूरा बोझ तुम उठाती हो। परिवार की परवरिश, बच्चों की परवरिश, परिवार का देखभाल, बड़ों का देखभाल, छोटों का देखभाल, सब आप कर रही हो। कोई पूछने वाला है? किसी ने आपको कुछ दिया? अब चुनाव आ रहा है तो 10,000 रुपए दिए जा रहे हैं। ये 10,000 रुपए जो आज दिए जा रहे हैं 20 सालों के लिए कहां थे? आपको 20 साल क्यों इंतजार करना पड़ा इसके लिए? आपका मजाक क्यों उड़ाया जा रहा है? चुनाव के एक हफ्ते पहले ये ऐलान करते हैं कि 10,000 रुपए देंगे और अब बांटना शुरू, तो ये पैसे कहां थे इससे पहले? क्या इससे पहले महिला संघर्ष नहीं कर रही थी? क्या इससे पहले महिला भूखी नहीं सो रही थी? क्या इससे पहले महिलाओं पे अपराध नहीं हो रहा था? 20 सालों से आप सरकार में हैं, आज सूझा है आपको ये? इसका मतलब क्या है बहनों? समझ लो अच्छी तरह। आपकी कोई सहेली है जिसका पति पीता है? रोज घर आके मारता होगा, तो रोज घर आके अगर मारता है और एक दिन अचानक कहने लगा कि लो मैं तुम्हारे लिए एक महल बनाने वाला हूं, अब मैं तुमको बहुत अच्छी तरह रखूंगा, मैं कभी तुम्हें मारूंगा नहीं, मैं हमेशा तुमसे अच्छी तरह बात करूंगा, तो तुम क्या कहोगी अपनी सहेली को? इसकी बातों में मत पड़ो बहन, यही कहोगी ना? कहोगी इसकी बातों में मत पड़ो बहन,
जो ये रोज करता है उसको देखो, आज कह रहा है कल फिर से पीटेगा। यही कहोगी ना, यही कहोगी ना? क्योंकि महिलाएं जो हैं नियत को पहचानना जानती हैं। मैं भी महिला हूं, मैं जानती हूं, नियत को पहचानना जानते हैं हम जानते हैं कि कौन करता है हमारे लिए और कौन नहीं करता। हम जानते हैं कि 20 सालों से हम भटक रहे हैं, हम संघर्ष कर रहे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। और चुनाव के एक हफ्ते पहले आपने 10,000 रुपए देना शुरू कर दिया। बहनों, 10,000 रुपए ले लो, लेकिन अपना वोट मत दो। ये वोट जो है ना, ये आपका अधिकार है, आपकी शक्ति है, ये आपकी शक्ति है। इसको पहचानो। आधी आबादी हो आप, आधी आबादी हो। मन बना लिया ना अपनी शक्ति को एक करने के लिए, खड़े हो जाने के लिए, तो कोई